कई सारे चिंटू पिंटू लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये बुक उतनी रिलेवेंट नहीं है, उस लेवल की नहीं है। आप देखिए एससीबी के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन बताया ना 49 एक्सरसाइज में, चेक करिएगा, मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करके आया हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जेईई एडवांस 2024 का जो पेपर 1 और 2 है, उनके क्वेश्चंस के एग्जैक्ट रिसोर्सेज क्या हैं, वो कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं और स्टैंडर्ड पेपर्स हैं जहां से क्वेश्चंस को उठा के मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन सभी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2025 या 26 में जेईई एडवांस का पेपर देने जाने वाले हैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल यादव है एंड आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर एट अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस के पेपर नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन देख करके आपको काफी गुड फील होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। दोस्तों ये वो फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बहुत हाई रहता है और इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपने जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में भी सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपको याद हो तो जेईई मेंस के 2019 से 21 के बीच में जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के पूछे गए। इवन जेईई एडवांस में भी 2021 और 23 में इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके स्टैंडर्ड पीवाईक्यू से पिक किया गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका एमईसी से। दोस्तों लगभग इस प्रोफाइल से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आप लोगों के कोचिंग मटेरियल्स में होता है। ये काफी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया। जैसे आपको याद होगा कि आपने इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा कि एक इस तरीके से एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसमें करंट जा रहा है और यहां पर एक लाइन होती है इस तरीके से, और उस गिवन लाइन पे आपसे पूछा जाता था कि बी डॉट डी एल की वैल्यू बताओ। तो वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या होता था कि जब इस लाइन को मिलाते थे तो एंगल 90 होता था। तो यहां से यहां तक म्यू नॉट आई बाय 4 आपका आंसर आ जाया करता था। यहां पर इस क्वेश्चन को अब जेईई एडवांस है तो थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। यहां पर एक्चुअली में दोस्तों ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलग अलग है। तो यहां पे आपको दो आर्क कंसिडर करने पड़ते हैं, एक आर्क 60 डिग्री का और एक आर्क 45 डिग्री का। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स या आपके कोचिंग मटेरियल में मिल जाएगा। तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक नए तरीके का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 मुझे काफी सही लगा। रीजन क्या है इसके पीछे कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली में एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज तो किया है। और जब ये क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट आप में से पढ़ता है ना तो उसको लगता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड स्टेप्स की स्लाइटली डिस्प्लेस किया और उसके बाद उस बॉडी पर नेट फोर्स या टॉर्क लिखा और सॉल्व किया। लेकिन इसके ऑप्शंस को इस तरीके से फ्रेम किया गया है, अगर आप सारे ऑप्शंस देखें तो सारे ऑप्शंस के डायमेंशन सेम थे, सिर्फ डिनोमिनेटर में गेम खेल रहे हैं। और जब मेरा कई सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हुआ, इवन कई सारे अपने टॉपर्स स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ गए। रीजन पता है क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जब इस क्वेश्चन में टॉर्क एनालिसिस करी ना तो वो टॉर्क एनालिसिस पेरिफेरी के उस पॉइंट के अबाउट कर दी, लेकिन एक्चुअली में टॉर्क एनालिसिस आपको सेंटर के अबाउट करनी थी, क्योंकि सेंटर के अबाउट करने से जो नॉर्मल फोर्स था उसका टॉर्क 0 हो जाता। तो ये क्वेश्चन आसान था, स्टैंडर्ड अप्रोच है कि नेट फोर्स लिखिए और सॉल्व कर लीजिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रेशर कई सारे स्टूडेंट इसका आंसर गलत टिक करके आ गए। क्योंकि आप देखिए ऑप्शंस कितने करीब हैं, बस अगर आप देखें तो सिर्फ डिनोमिनेटर में ही गेम खेला गया। एक में 32 है, एक में 8 है, एक में 16 है, एक में 1 है, तो इसमें 4 है। तो भाई यहाँ पर फिर भी क्वेश्चन आसान होने के बाद भी सही करना थोड़ा सा क्वाइट चैलेंजिंग होता है। इसका जो रिसोर्स है वो आपके स्टैंडर्ड क्लास नोट्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इवन आपने एससीबी में भी देखे हुए हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा वी केयरफुल रहना पड़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यार क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम द शिफ्टेड मीन पोजीशन, जिसमें मीन पोजीशन x बराबर 0 पे नहीं होती है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कि एसएचएम में मैं एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट की पॉइंट करके मेंशन कराता हूं कि भैया अगर ये बोला जा रहा है कि पार्टिकल इज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो याद रखिएगा वो गिवन पोजीशन उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम उसी प्रोफाइल पर एक शिफ्टेड मीन पोजीशन का वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डुएबल क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। आप कोई भी क्लास नोट्स उठा लीजिए, आप कोई भी कोचिंग मटेरियल उठा लीजिए, आपको हर जगह ये सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें मीन पोजीशन x बराबर 0 पे ना होकर के कहीं और होती है, जिसको हम शिफ्टेड मीन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। इवन जेई एडवांस के पीवाईक्यूज में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें जो बोर्ड्स मॉडल होता है उसे मॉडिफाई कर दिया जाता है। इसमें आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ती थी, याद करो। एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करके आपको फोर्स मिलेगा, उसे आपको mv² के बराबर करना होता है, और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब ये क्वेश्चन आप जेई एडवांस के पीवाईक्यूज में भी देख पाएंगे, और इवन ऑलमोस्ट इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में भी होगा। बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, बस बी केयरफुल, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट गलत क्यों करके आए, क्योंकि उन्होंने डी ऑप्शन भी टिक कर दिया। डी ऑप्शन में एक्चुअली में ई वाज द टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कई सारे लोग यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही कैलकुलेट करके आ गए। दैट वाज अ सिली एरर। सो बी केयरफुल। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान देखें तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब आप ये बोल सकते हैं ये जेई एडवांस पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिलेगा। बोलो क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है, पता है आपको ये क्वेश्चन कहां से? एससीबी। अगर आप एससीबी सॉल्व करते हैं और आपने एससीबी में वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग सॉल्व किया है ना, तो वेव ऑन अ स्ट्रिंग में मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन नंबर 49 चेक करिएगा। जो 49 क्वेश्चन है ना, उसी क्वेश्चन के डेटा को मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग चैप्टर में जो एक्सरसाइज में, वो 49 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मॉडिफाई करके यहां पर आपके सामने ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है। आप देख रहे हैं एससीवी के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कई सारे चिंटू पिंटू लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये बुक उतनी रिलेवेंट नहीं है, उस लेवल की नहीं है। आप देखिए एससीवी के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन बताया ना 49 एक्सरसाइज में, चेक करिएगा। मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करके आया हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको जानकर के थोड़ा सा शॉक लगेगा। दिस इज आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द एससीवी। अगर आप एससीवी का 47 क्वेश्चन देखेंगे ना, ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो चैप्टर है पार्ट 1, उसमें 47 क्वेश्चन जो है ना, वो ऑलमोस्ट इसी प्रोफाइल पर है। इवन वो क्वेश्चन तो फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि उसमें नीचे वाली सरफेस जिसकी सिल्वरिंग करी है ना, वो भी कर्व्ड है। यहां पे तो नीचे वाली सरफेस जिसकी सिल्वरिंग की गई है ना, वो प्लेन है, तो उस प्लेन सरफेस की पावर 0 हो जाएगी। अगर आप में से कोई मुझसे ऑप्टिक्स पढ़ चुका हो तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन जो है वो सिंगल लाइन में सॉल्व हो जाएगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ अ कर्व्ड सरफेस। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एससीबी 47। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। भाई इस क्वेश्चन के बारे में तो क्या ही करो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन तो आपने हर जगह सॉल्व किया होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस पीवाईक्यू है, जिसमें आपको बोला जाता था कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। कैलोरीमेट्री का बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका लगभग 25,000 आता है। वो आंसर देख करके थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं कि यार इतना ज्यादा आंसर कैसे आ रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन, जेईई मेंस पीवाईक्यू। ठीक, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन नंबर 9। मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 पर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अलग ही तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है कि इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, ये जो ओमेगा दिया हुआ है ये रिलेटिव है। अरे भाई सिंपल सी बात है, इफ नथिंग इज मेंशन, तो इस क्वेश्चन में जो आपको ओमेगा दिया गया है वो बाय डिफॉल्ट इन द ग्राउंड फ्रेम होगा। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको शॉकिंग लगेगा, अगर आपने कभी एससीवी सॉल्व करी है ना, तो रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर ओपन करेगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें एक मैन अम्ब्रेला को लेकर के एक्सिस पे बैठा है और उस अम्ब्रेला को रोटेट करता है, तो उसकी वजह से जो डिस्क है वो भी रोटेट करने लगता है। ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके बनाया गया है। बस फर्क ये है कि यहां पर ये जो डिस्क है ना, उसकी एक्सिस और इस बड़ी वाली डिस्क की जो एक्सिस है ना, वो कोइंसाइड नहीं कर रही। मतलब वो मैन अगर एक्सिस पे नहीं होता, कहीं और होता। जैसे कई बार इस तरीके के डिस्कशन ड्यूरिंग द क्लासेस होते हैं, तो कहीं और होता तो सिचुएशन क्या होती। बस ये मान लीजिए वो मैन की जगह यहाँ मोटर लगा दी है, वो जो मोटर है वो इस डिस्क को रोटेट कर रहा है। तो आप सोचिए कि एससीवी के क्वेश्चन नंबर 54 को, एससीवी का क्वेश्चन नंबर 54 फ्रॉम रोटेशनल मैकेनिक्स, उसी सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। देखिए एससीवी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक सिंपल सा पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। बस ये है कि लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करी गई थी। पहली वाली लाइन इस तरीके की है, जब यहाँ पे ये जो रेशियो लिखा है, इसे पढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा लगता है कि यार किस तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैलेस लॉ का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
वो आपको पता ना कि अगर अनपोलराइज लाइट क्रॉस करेगी किसी भी पोलराइजर को तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा हाफ हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम मेलस लॉ लगाते हैं। उसी पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब आपने ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार सॉल्व किए हैं। मतलब आप अगर मुझसे रिसोर्स पूछेंगे तो मैं कहूंगा ऑलमोस्ट इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन आपको हर रिसोर्स में देखने को मिलेगा। अगर आपने जेई मेंस के पीवाईक्यूज किए ना तो ऐसे क्वेश्चन भरे हुए हैं। हाँ, बस ये है कि देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ एडवांस में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया जाता है दोस्तों। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या ही बोलूं यार, एनसीईआरटी लिख लो इसको, तो क्या लिख लो, एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है। और अगर आपने एससीवी सॉल्व की हुई है ना तो मैं आपको बताता हूं एससीवी में साउंड वेव के, एग्जैक्ट बता रहा हूं, साउंड वेव के 68 से लेकर के 74 के बीच में ना सिर्फ इसी प्रोफाइल के क्वेश्चन, अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे इसी प्रोफाइल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे साउंड वेव चैप्टर में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डूएबल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो जो 12 क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व तो किया है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस प्रोफाइल का क्वेश्चन ना आपको आईई इरोडो में देखने को मिलता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा एज इट इज सेम क्वेश्चन है, इरोडो में लगभग इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन है। और इवन आपको जब क्लास नोट्स में पढ़ाया जाता है तो वहां पे बताया भी जाता है कि जब आप वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स लिख रहे होते हैं तो उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2g y इज नॉट द हाइट ऑफ द कंटेनर। y जो होता है वो डिस्टेंस होता है ऑन द टॉप सरफेस, ओपन सरफेस और पानी जहां पे गिर रहा है। ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। तो ये आई रोडो के क्वेश्चन को ही मॉडिफाई करके पूछा गया दोस्त। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मुझे थोड़ा सा सही क्वेश्चन लगा, क्योंकि पहली बार में ये क्वेश्चन एकदम से हिट नहीं करता है। लेकिन आप लोगों ने कभी पॉइंट ऑफ परक्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? अगर आप लोग ने कभी मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हों तो शायद आपको पता हो कि मैं रोटेशनल मैकेनिक्स में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं, पॉइंट ऑफ परक्यूशन। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर 2023 भी जेईई एडवांस पूछ चुका है। उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। एक पॉइंट ऑफ परक्यूशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप यहां पे इंपल्स देते हैं तो जो पॉइंट ओ है ना, पॉइंट ओ, इट शुड बी द पॉइंट ऑफ परक्यूशन। या हम ये कह सकते हैं रिजिड बॉडी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा सा ट्रिकी साइड में, मतलब एकदम से हिट नहीं करता कि करना क्या था। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब कोई भी ये कहेगा कि ये तो मेरे क्लास नोट से आया है। अरे भैया सबके क्लास नोट्स में है, किसने साइक्लिक प्रोसेस नहीं पढ़ी है तुम बताओ? क्या आपने ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में नहीं करे? मतलब ये प्रोफाइल वो है कि आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आपको एससीवी में भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस, आपको इवन अपने क्लास नोट्स में भी देखने को मिलेंगे। पीवाईक्यूज आप उठा के कर लीजिए जेईई मेंस के, आपने ऐसे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं तो कहूंगा मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बस पैटर्न पूछने का अलग है। अब यहाँ थोड़ा सा उन्होंने लैंग्वेज में खेलने की कोशिश करी है। अगर यही क्वेश्चन सिंपल सा इस तरीके से सर्किट बना के दे देते और आपसे पूछा जाता कि ये बताओ कि इन दो पॉइंट्स के बीच में सी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो तुम्हारे लिए फर्जी क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही है, लेकिन बस क्या किया उन्होंने पता है, लैंग्वेज में खेला। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा है, एकदम सजावट इतनी शानदार तरीके से की गई है और क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि आपको एकदम से लगेगा तो सही पता नहीं क्या पूछा जा रहा है। मतलब पेशेंसफुली इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो विद इन 2 to 3 मिनट आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बस वही बात है कि जेईई एडवांस में पूछा है तो लैंग्वेज के साथ तो गेम खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये पार्शियल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब मैं ये कह सकता हूं इन मैच द कॉलम में से कोई भी एक पार्ट आपके क्लास नोट्स में हो सकता है। एनसीईआरटी में रेनबो वाला जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, वहां पे वो डेविएशन कैलकुलेट करवाते हैं, वहीं से इस क्वेश्चन को पिक किया गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन उसी पैटर्न का पूछा गया है। आपके जो भी मॉड्यूल्स वगैरह है ना, उन मॉड्यूल में आपने इन 4 में से कोई ना कोई एक पार्ट तो सॉल्व किया ही होगा। स्टैंडर्ड मटेरियल का क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ लास्ट 17th क्वेश्चन। किसने सॉल्व नहीं किया तुम में से बताओ? अगर आप जेईई के सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपने ईएमआई एसी चैप्टर पढ़ रखा है, एलसी ऑक्सीलेशन आपको आता है, तो दोस्त ये सवाल आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं कि जब स्विच को क्लोज किया गया तो टी बराबर 0 पर करंट क्या होगा, टी बराबर इन्फिनिटी पे करंट क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता के आप
जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो आपके टीचर ने चिल्ला चिल्ला करके आपको समझाया। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर रिसोर्सेज में देखने को मिलते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नया नहीं है, कोई न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन नहीं है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखो ये कहानी थी पेपर 1 की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, पेपर 2। पेपर 2 में लोग कह रहे थे कि बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे। ट्रिकी कुछ भी नहीं है, अभी देखना। बस वही है, वो एग्जामिनेशन प्रेशर में एकदम से हिट नहीं करता ना, और एडवांस का पेपर है तो लगता है कि डेफिनेटली कुछ अच्छा तो पूछा ही गया होगा। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें ना, तो मैं यार यहाँ ये क्वेश्चन मुझे बढ़िया क्वेश्चन लगता है। दिस इज अ न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन। मतलब ऑलमोस्ट इस प्रोफाइल का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, क्योंकि इसके ऑप्शंस भी बड़ा सोच समझ के डिजाइन किए गए हैं। मतलब सारे ऑप्शन लगभग एक जैसे ही दिख रहे होते हैं, और आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है कि किस पॉइंट पर जाकर के इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, क्योंकि जब वो एंटर कर रहा होता है तो बीच में एक बार स्टार फॉर्म होता है, उस समय एरिया की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि इसे आप कैटेगरी 1 में रख सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन एकदम से तुरंत हिट नहीं करता, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन ही हमें लगभग एक जैसे दिख रहे होते हैं। ठीक, अब मूव टू द नेक्स्ट। ये देखो, ये मॉडिफाइड जेई एडवांस का पीवाईक्यू है। अगर आपने जेई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ा अलग तरीके से की गई है। इस बार क्या है कि रेदर देन टू गिव द फोर्स, वहां पर आपने पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दिया। मतलब जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और उस गिवन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको दे दिया है, और फिर आपसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरे का। यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी ने, मेरा भी आपको याद होगा कि लास्ट वीक में एक 12 आवर्स का मैराथन सेशन हुआ था, और वहां पे अगर आप मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे ना, तो मॉडर्न फिजिक्स में मैंने कट ऑफ वेवलेंथ, है ना, कट ऑफ वेवलेंथ, जिसको आप क्या बोलते हैं, मिनिमम वेवलेंथ भी कहते हैं, और करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ पे 2 क्वेश्चन कराए थे। ये क्वेश्चन लगभग उसी फ्रेम का है दोस्तों। मतलब ये यहाँ पर ये क्वेश्चन यही बताना चाह रहा है कि एक्चुअली में जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है ना, उसकी जो वेवलेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करती है, और जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो टारगेट मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। सिंपल रेशियो का क्वेश्चन था, लेकिन वही बात है कि हम एक्सरे जैसे टॉपिक्स को कभी ज्यादा तवज्जो देते ही नहीं है। और देख लीजिए, एक्सरे का क्वेश्चन मिल गया मॉडर्न फिजिक्स से देखने को। ठीक है, यही इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन आई रोडो में देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट इसी पैटर्न। अब इसमें भी लोग अपना अलग ही तरह का दिमाग चला रहे हैं कि यार सर ये तो मेंशन ही नहीं है, ये थीटा मैक्सिमम भी तो हो सकता है। अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर नहीं कर रहे तो फिर आपको ईएमआई के कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए ना भाई। अगर आप ये मान रहे हैं कि ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे तो फिर ईएमआई के कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो बाय डिफॉल्ट अननेसेसरी क्वेश्चन को ज्यादा टिपिकल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर आप उस जोन में जाके सोच रहे हैं कि यहाँ तो वर्क एनर्जी से थ्योरम से आंसर निकालना चाहिए, तो आप सिंपल सा एक बात बताइए, तो उस केस में तो आपको ईएमआई के कॉन्सेप्ट्स को भी, मोशनल ईएमएफ जैसे टर्म्स को भी तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। वो तो नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट थीटा आपको इक्विलिब्रियम पे ही निकालना है। तो आई इरोडो अगर आपने सॉल्व की हो तो इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन आपको आई इरोडो में देखने को मिलेगा। अब मूव टू द नेक्स्ट। देखिए ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में होगा, लेकिन इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन आपको कराया जाता है। हो सकता है उसमें आपने पॉइंट चार्ज ले लिया हो, और एक पॉइंट चार्ज के फील्ड में आपने एक डाइपोल रख दिया हो, और आपको पता है एक पॉइंट चार्ज और एक स्पेरिकल शेल की वजह से जो फील्ड होता है आउटसाइड द सेल वो सेम ही होता है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपको ये मॉड्यूल में इसी प्रोफाइल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इवन आपके क्लास नोट्स में भी होंगे। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो लगभग इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन है। बस बी केयरफुल, यहाँ पे इन्होंने बोला ना स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसलिए यहाँ पर P क्रॉस E वैलिड होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि यार P क्रॉस E तो तभी वैलिड था जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। तो अगर आप क्लास नोट ध्यान से पढ़ते हैं, मैंने क्लास में हमेशा बोला है कि इवन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल स्मॉल साइज का है ना, तो वहां पर भी आप टॉर्क का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, इवन पोटेंशियल एनर्जी का -P.E यूज कर सकते हैं। वैसे भी हमारे सिलेबस में शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है बाय डिफॉल्ट, इफ नथिंग इज मेंशन तो हम यही कंसिडर करते हैं। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब आप ये मान के चलिए हर रिसोर्स में आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाओ ये क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन हमेशा कहा जाता है ना कि कैलकुलेशन कभी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। कभी भी कैलकुलेशन आए तो क्वेश्चन को पेशेंसफुली सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन स्किल्स चेक की गई हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए ना, एक बॉल को पानी के अंदर डुबा दिया, छोड़ दिया, तो वो सरफेस से जब बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वही क्वेश्चन है। समझ रहे हो?
लेकिन हाँ, इसका जो डी वाला पार्ट है ना, ये अभी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, क्योंकि डी वाला पार्ट लॉजिकली आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब पता नहीं कि जेई वालों ने अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो क्या फ्रेम करके पूछा गया है, क्योंकि विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम भी आ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डी आंसर भी दे सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और मैं ये कह सकता हूं कि यहां सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को चेक किया गया और कुछ भी चेक नहीं किया गया, ठीक। ये देखो, ये जो 7th क्वेश्चन है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स में देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलमोस्ट वहीं से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, थोड़ा सा बस डायग्राम को बेटर वे में रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंटेशन वही है भाई, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स का ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, ये कौन पूछता है यार ये तो मैं 2 बार क्वेश्चन को पढ़ा, जेई मेंस का पीवाईक्यू है भाई आपके क्लास नोट्स में हर जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जेई मेंस का स्टैंडर्ड पीवाईक्यू है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपने काइनेमेटिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए हो, तो मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, आज से लगभग 8-9 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि 2 हेलीकॉप्टर्स थे और उनके बीच में कोलिजन नहीं होता है, जस्ट अवॉइड करते हुए निकल जाता है, जस्ट एक्सकेप कर जाता है, याद आ रहा है? वही लगभग सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ कोलिजन। अगर कोलिजन हो रहा है तो इनके वाई कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, सेम क्वेश्चन लगभग, मतलब वही क्वेश्चन, उसकी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे ये जेई एडवांस का जो पीवाईक्यू है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये देखो यार, ये क्वेश्चन तो मैं ये कहूंगा हमारे यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है ना, उसके ईएलपी में मिल जाएगा, और आप कहीं भी पढ़ते हो आपके क्लास नोट्स में भी होगा, और जेई मेंस के पीवाईक्यू हर जगह है ये क्वेश्चन, हर जगह। कोई ये नहीं कह सकता मैं नहीं कराया था, अरे सब कराते हैं यार, क्या ही क्वेश्चन है। रिजल्ट याद होता है अपने स्टूडेंट्स को, तो रिजल्ट याद होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज अ फ्लक्स फ्रॉम द फ्लैट सरफेस। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, गॉस लॉ का, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर से अगेन मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपको हर रिसोर्स में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बस ये है कि इसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आप इसे बोल सकते हैं कि एग्जामिनेशन प्रेशर में एकदम से जल्दी से हिट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। यार इतना आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, फिर भी पता है लोगों का आंसर गलत आया। कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसका आंसर 126 होगा, कुछ लोग कुछ और बता रहे हैं। रीजन पता है क्या है? कि उन्हें दिमाग में ये आया ही नहीं कि जब हम पॉइंट पी से आर मूव करेंगे, हम इसे एक डायलॉग बोला जाता है, इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल विल डिक्रीज। पोटेंशियल आपको दोनों की वजह से लिखना आता है, शेल और लाइन चार्ज की वजह से, और एक्चुअली में जब आप पी से आर जाएंगे तो दोनों की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, लेकिन लोगों ने यहाँ प्लस माइनस की गलती कर दी, कैलकुलेशन एरर कर दिया भाई, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं, प्लस माइनस का ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि इस में जो फॉर्मूले यूज हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, वो आप सभी के क्लास नोट्स में लिखे हुए हैं, पढ़िए आप क्लास नोट्स और जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ ना क्लास नोट्स, अगर आप लोग ने जेई की प्रिपरेशन करी है ना, तो जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपके यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस कराए गए होंगे डेफिनेटली। ये देखिए, ये वही जेई एडवांस का जो पीवाईक्यू है, एक बार कॉम्प्रिहेंशन पूछा था दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस का, वहीं से सेम क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब थर्मल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, P1V1 बराबर P2V2, जेई एडवांस के पीवाईक्यू को मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मुझे काफी बेहतरीन क्वेश्चन लगे। रीजन क्या है? ये वो क्वेश्चन था जिसके बारे में सबको पता था कि इसका आंसर कैसे आएगा, लेकिन फिर भी मेरा कितने सारे लोगों से डिस्कशन हुआ, उसमें से मात्र 5 या 10% लोग थे जो इसके सही आंसर तक पहुंच पाए। रीजन, कैलकुलेशन। डेटा इतना शानदार दिया गया है, ऊपर से डी डिनोमिनेटर में आ जाता है, कैलकुलेशन काफी गंदी है, पेशेंस चाहिए। मतलब हमेशा कहा जाता है ना कि कैलकुलेटर को अवॉइड करिए, जब भी कभी भी टिपिकल कैलकुलेशंस आए तो पेशेंसफुली उन कैलकुलेशंस को करिए। ये क्वेश्चन अगेन नॉट इवन 14, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, 14 और 15 ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं सबको पता है इसका आंसर कैसे आता है, फिर भी आप सोचिए कि मुझे लगता है कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया में 5% लोग भी इसका आंसर नहीं निकाल पाए, क्योंकि एक तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, दूसरा आपको ये डेटा जो दिया हुआ है, जब आप इस डेटा को वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन वाकई में काफी ज्यादा गंदी टाइप की बनती है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, तो ये आपकी कैलकुलेशन स्किल को चेक कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वही बात है, एग्जामिनेशन प्रेशर, हमारी स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 16 तो फंडामेंटल क्वेश्चन था सेंटर ऑफ मास का। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पैराग्राफ है, ये अगर आपने सर्वे जेवेट इस बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो बेटा ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया। इवन मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन मेरा को 300 क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, हो सकता है दोस्तों आपने इस बुक को कभी सॉल्व किया हो या नाम सुना हो। 300 क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, ये एक स्टैंडर्ड फिजिक्स की बुक है, वहां पर इस कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन वहीं से एज इट इज उठा के फ्रेम किया गया। तो ये थी प्योर एनालिसिस पूरे पेपर की दोस्तों, जो मैंने आपको बताई। और मुझे लगता है कि यहाँ से आपके लिए लर्निंग क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करिए, अपने क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़िए, आपके टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उन पर कंप्लीटली ट्रस्ट रखिए, ठीक है। एससीवी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, आप देखिए वहां से क्वेश्चंस को उठा के मॉडिफाई किया जा रहा है। एससीवी को सॉल्व करिए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए और जेई एडवांस और जेई मेंस के एक एक पीवाईक्यू लास्ट 15 to 20 ईयर्स में जो भी पीवाईक्यू डिस्कस हुए हैं दोस्तों, उन सभी पीवाईक्यूज को करके आप जरूर जाइए। ये लेसन है इस वीडियो से आप सभी के लिए। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अगर आपने इस बार जेई एडवांस का एग्जाम दिया है दोस्तों, तो आपकी क्या रैंक आ रही है और उस रैंक पर आपके लिए कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन सी ब्रांचेस मिलने की संभावना है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक जेई एडवांस रैंक प्रेडिक्टर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और बात, अगर आप में से कोई भी जिसका जेई एडवांस का एग्जाम अच्छा नहीं गया है और वो ड्रॉप लेने का प्लान कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मुझे एक साल में अपना 100% एफर्ट करना है, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं हमारा फियोनिक्स 1.0 बैच जो कि 29 मई से स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपके अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन के सभी टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं अंडर द मेंटरशिप ऑफ मोहित भार्गव सर, जिन्होंने खुद ऑल इंडिया रैंक 1 2024 में जो जेई मेंस में नील कृष्ण गजारे हैं उनको मेंटर किया है। तो इतनी बेटर अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन दिस बैच। अगर कोई ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन में भी एक बैच लॉन्च हो रहा है, ये फियोनिक्स प्रो बैच, आप ऑनलाइन में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।